अक्सर हम सुनते हैं कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया या घटा दिया, पर कभी सोचा है कि इसका मतलब क्या है? ये है क्या चीज? असल में ये आरबीआई का एक रिमोट कंट्रोल जैसा है। एक ऐसा रिमोट कंट्रोल जिससे वो मुंबई में बैठे बैठे पूरे देश की महंगाई को कंट्रोल कर सकता है। तो चलिए आज इसी कमाल के रिमोट कंट्रोल यानी मॉनेटरी पॉलिसी को समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि ये होता कैसे है? एक अकेली संस्था आरबीआई 1 अरब से ज्यादा लोगों के देश में हर चीज की कीमत को कंट्रोल कर कैसे लेती है? ये एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। अच्छा, इस पहेली को सुलझाने के लिए हम इसे 5 आसान हिस्सों में तोड़ेंगे। सबसे पहले महंगाई की असली समस्या क्या है, फिर आरबीआई यानी बैंकों का बैंक की असली ताकत क्या है, उसके बाद आरबीआई के उधार देने के नियम क्या हैं, वो बैंकों पर लगाम कैसे कसता है, और आखिर में इन सब चीजों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कदम से। आखिर ये महंगाई की समस्या है क्या जिसके लिए आरबीआई को इतना बड़ा सिस्टम बनाना पड़ा? तो ये मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति आखिर है क्या चीज? बिल्कुल आसान शब्दों में समझे तो ये आरबीआई के टूल्स का एक सेट है। वो फैसला करता है कि बाजार में कितना पैसा घूमेगा और वो पैसा लोगों को कितना महंगा या सस्ता मिलेगा। बस इसी से वो महंगाई और इकोनॉमी की ग्रोथ के बीच एक बैलेंस बनाता है। अब एक सवाल जो हर किसी के दिमाग में आता है कि अगर समस्या पैसे की कमी है तो आरबीआई और नोट क्यों नहीं छाप देता? ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि ज्यादा नोट छापने का सीधा सा मतलब है पैसे की वैल्यू, उसकी कीमत का गिर जाना। वेनेजुएला जैसे देशों ने ये गलती की और नतीजा, वहां महंगाई 10 लाख% तक चली गई। मतलब एक ब्रेड खरीदने के लिए 2 लाख रुपए देने पड़ते। सोच के देखिए, ये एक तरह से आर्थिक आत्महत्या जैसा है। तो ठीक है, आरबीआई ज्यादा नोट नहीं छाप सकता, तो फिर वो महंगाई कंट्रोल करता कैसे है? इसका जवाब छिपा है आरबीआई की असली भूमिका में। वो सिर्फ हमारा बैंक नहीं है, वो बैंकों का भी बैंक है। देखिए, सिस्टम बड़ा सीधा सा है। आम आदमी को पैसा चाहिए तो वो कहाँ जाता है? एसबीआई, पीएनबी जैसे कमर्शियल बैंकों के पास, राइट? और जब इन बैंकों को पैसे की जरूरत पड़ती है, तब ये किसके पास जाते हैं? आरबीआई के पास। इसीलिए कहते हैं कि आरबीआई बैंकों का बैंक है, और बस यहीं से उसकी पूरी पकड़ शुरू होती है। ओके, तो ये तो समझ आ गया कि आरबीआई बैंकों का बैंक है, पर वो अपनी इस ताकत का इस्तेमाल कैसे करता है? यहीं पर आते हैं आरबीआई के उधार देने के कुछ खास नियम, जो उसके सबसे बड़े हथियार हैं। और इन हथियारों में सबसे बड़ा है रेपो रेट। जब भी कोई बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब थोड़े टाइम के लिए कर्ज लेता है, तो आरबीआई उस पर जो ब्याज यानी इंटरेस्ट लगाता है ना, उसी को कहते हैं रेपो रेट। आप समझिए कि आरबीआई वो सबसे बड़ा साहूकार है जिससे बाकी सभी बैंक उधार लेते हैं। अच्छा, आरबीआई से ये उधार भी अलग अलग जरूरतों के लिए मिलता है। मान लीजिए किसी बैंक को बिल्कुल इमरजेंसी में बस एक रात के लिए पैसा चाहिए, तो उसे एमएसएफ रेट पर महंगा कर्ज मिलेगा। रोजमर्रा के कामकाज के लिए यानी कुछ दिनों के लिए रेपो रेट इस्तेमाल होता है। और अगर बैंक को लंबे समय के लिए पैसा चाहिए तो बैंक रेट लगता है। अब इसका एक उल्टा भी है, रिवर्स रेपो रेट। कई बार क्या होता है कि बैंकों के पास एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है, तो वो अपना ये फालतू पैसा आरबीआई के पास पार्क कर देते हैं ताकि उस पर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट कमा सकें। लेकिन आरबीआई कहता है, भाई मुझे जरूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे लिए रख रहा हूं। इसलिए वो इस पर रेपो रेट से हमेशा कम ब्याज देता है। तो अब सवाल ये है कि जो रेट आरबीआई सेट करता है, उसका असर हम जैसे आम लोगों पर कैसे पड़ता है? देखिए, बैंक अपने ग्राहकों को बेसिकली 2 तरह के रेट्स पर लोन देते हैं। जो उनके बड़े, खास और भरोसेमंद ग्राहक हैं, उन्हें कम ब्याज यानी बेस रेट पर लोन मिलता है, और जो रेगुलर या नए ग्राहक हैं, उन्हें थोड़ा ज्यादा ब्याज यानी प्राइम लेंडिंग रेट या पीएलआर पर लोन मिलता है। तो ब्याज दरों को ऊपर नीचे करना आरबीआई का एक तरीका हुआ, लेकिन उसके पास एक और, इससे भी ज्यादा सीधा और पावरफुल तरीका है, जिससे वो बैंकों पर सीधे सीधे एक लगाम कस देता है। और इसके पीछे आरबीआई का सिद्धांत बहुत सरल है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मतलब अगर बैंकों के पास उधार देने के लिए एक्स्ट्रा पैसा होगा ही नहीं, तो वो ज्यादा लोन बांटेंगे कैसे? तो आरबीआई सीधा उनकी लोन देने की क्षमता पर ही लगाम लगा देता है। अच्छा, इस लगाम को ठीक से समझने के लिए एक शब्द जानना जरूरी है, NDTL।
सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर इसका मतलब बहुत ही आसान है। NDTL का मतलब है किसी भी बैंक के पास हम जैसे लोगों का जो कुल जमा पैसा है, बस। और RBI के सारे नियम इसी टोटल अमाउंट पर लगते हैं। अब देखिए RBI करता क्या है। वो हर बैंक से कहता है कि भाई तुम्हारे पास जो भी कुल जमा पैसा है ना, उसका एक हिस्सा साइड में रख दो। इसके दो हिस्से हैं, CRR और SLR। मिसाल के तौर पर अगर बैंक के पास 100 रुपए हैं, तो उसमें से 3 रुपए CRR के नाम पर RBI के पास लॉक हो गए और 18 रुपए SLR के नाम पर बैंक को अपने पास ही लॉक करने पड़ेंगे। तो अब लोन देने के लिए बैंक के पास बचे कितने? सिर्फ 79 रुपीज। तो CRR और SLR में फर्क क्या है? CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो का पैसा RBI के पास जमा होता है और इस पर बैंक को कोई ब्याज नहीं मिलता, 0। और SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का पैसा बैंक को अपने पास ही रखना होता है। तो इन दोनों तरीकों से RBI बाजार में जाने वाले पैसे की एक तरह से कमर ही तोड़ देता है। तो अब हमारे पास इस पहेली के सारे टुकड़े हैं, रेपो रेट, CRR, SLR। चलिए अब इन सब को जोड़ते हैं और देखते हैं कि RBI महंगाई के इस पूरे खेल को असल में कंट्रोल कैसे करता है। देखिए, जब महंगाई बढ़ने लगती है तो RBI एक्शन में आता है। वो रेपो रेट, CRR, SLR सब बढ़ा देता है। इससे क्या होता है? बैंकों के लिए RBI से कर्ज लेना महंगा हो जाता है, तो वो आगे हम लोगों को भी महंगा लोन देते हैं। लोग कम लोन लेते हैं, बाजार में पैसे का फ्लो यानी लिक्विडिटी कम हो जाती है। जब लोगों के पास पैसा कम होगा तो चीज़ों की मांग भी कम होगी और कीमतें अपने आप नीचे आ जाती हैं, सिंपल। और इसका ठीक उल्टा कब होता है? जब इकोनॉमी सुस्त पड़ जाती है और उसको रफ्तार देनी होती है, तब RBI सारे रेट्स घटा देता है। इससे लोन सस्ता हो जाता है, लोग और बिजनेस ज़्यादा पैसा उधार लेते हैं, बाजार में खर्च करते हैं। इससे मांग बढ़ती है और इकोनॉमी में ग्रोथ आती है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने कोरोना के टाइम पे देखा था। वैसे RBI के पास एक और टूल है, इसे कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस या OMO। इसमें RBI सरकारी बॉन्ड बेचता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई आपसे LIC पॉलिसी बेच रहा हो। लोग अपना कैश देकर वो बॉन्ड यानी कागज का टुकड़ा खरीद लेते हैं और इससे होता क्या है? लोगों की जेब से कैश निकलकर RBI के पास चला जाता है, बाजार से लिक्विडिटी सूख जाती है। तो आखिर में सवाल यही है, RBI को हमेशा एक बहुत ही पतली रस्सी पर चलना पड़ता है। एक तरफ इकोनॉमी को रफ्तार देने का दबाव है, तो दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई को रोकने की जिम्मेदारी। इन दोनों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाना शायद यही RBI के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है।